तो आज तारीख है 23 नवंबर, और अगर 23 नवंबर की पहली न्यूज़ की बात करें तो बेसिकली फ्रंट पेज पे यही आया है कि जो फार्मर्स हैं उन्होंने साफ कह दिया है कि हमें माफ़ी नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि एमएसपी पे लॉ बने, एमएसपी पे लॉ जारी किया जाए। और बेसिकली फार्म लॉस तो वापस लेने ही लेने हैं, उसके बाद एमएसपी पे लॉ भी चाहिए हम लोगों को। पता है एमएसपी पे लॉ पे इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? बेसिकली हम लोग देखते हैं 23 अलग अलग क्रॉप्स होते हैं जिन पे एमएसपी लागू होता है, और उनमें से मात्र 2 ऐसे क्रॉप्स हैं जिनका प्रोक्योरमेंट करती है सरकार। तो बात यह है कि जब ये प्रोक्योरमेंट केवल मतलब दो का करती है कि पूरी तरीके से इन दो पे पूरी पूरी गारंटी, बेसिकली अगर कहा जाए तो, और बाकी के पे मतलब ऐसे पूरी पूरी गारंटी तो नहीं लेते वो लोग। अब क्या है ना, ये लोग लॉ बन जाएंगे तो 23 के 23 क्रॉप को इनको प्रोक्योरमेंट करना पड़ेगा। और उसके बाद एक चीज़ और है कि इसमें एक चीज़ और लिखी है कि जैसे एमएसपी क्या पहले कहीं लॉ बना है जहाँ पे ये फेल हुआ हो या अच्छा चला हो? तो अच्छे चले के तो इंस्टेंसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर है। फेल के इंस्टेंसेस हमारे पास में जरूर है कि जो एमएसपी अमेरिका में लागू हुआ था 1979-81 के बीच में, जिमी कार्टर ने किया था, जो मिल्क पे एमएसपी लागू कर दिया था। और जैसे ही एमएसपी लागू किया था तो वो पूरा प्रोक्योरमेंट सरकार को करना पड़ता है, फिर जितना भी आएगा सब खरीदना पड़ता है सरकार को एमएसपी पे। उस वजह से ना वहाँ पे इतना दूध होने लगा था, बहुत ज़्यादा। फिर बाद में ये पूरा एमएसपी का लॉ ही फेल हो गया था, उसको रोकना पड़ा था, वहाँ पे इतना ज़्यादा दूध आने लगा था। तो ऐसी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं एमएसपी के लॉ से। अब एमएसपी एक्ट लागू किया जाता है कि नहीं किया जाता, ये तो अभी आने वाले समय में पता पड़ेगा। एक नेक्स्ट न्यूज़ आई है डब्ल्यू से, कि डब्ल्यू ने बाय द वे एक डाटा दिया है कि फरवरी 2022 तक यूरोप में तकरीबन 5 लाख लोगों की डेथ और हो सकती है। क्योंकि अभी हम लोग देखते हैं कि यूरोप में, रशिया में ही बेसिकली हम लोग देख लें 1200-1300 लोग हर रोज मर रहे हैं कोरोना से, और कोरोना पूरे यूरोप में ही बहुत ज़्यादा फैल गया है। पिछले एक महीने में अगर बात की जाए तो रशिया में सबसे ज़्यादा मरे हैं, सेकंड पे यूक्रेन है, और थर्ड पे पोलैंड है। और इनमें हजारों की तादाद में लोग मर रहे हैं। और देखते हैं अब इंडिया में तो वैसे थर्ड वेव ना ही आए तो अच्छा है। ऑस्ट्रिया में फोर्थ वेव आ गई है, फोर्थ बार लॉकडाउन लग गया है, उसके चल के प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं ऑस्ट्रिया में, ये भी देखा गया है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो प्रेसिडेंटियल गैलेंट्री अवार्ड्स को लेके आई है, कि बेसिकली इसमें हमें 2 ही लोगों के नाम याद रखने हैं। एक तो अभिनंदन जी हैं, जिनको वॉर टाइम अवार्ड मिला है। हम लोग जानते हैं अभिनंदन पाकिस्तान में F-16 को गिराते समय उनका प्लेन गिर गया था, फिर उनको वापस लाया गया था। और दूसरा प्रकाश यादव है, जिनको कीर्ति चक्र मिला हुआ है। अब देखो, अपन बात कर लेते हैं अवार्ड्स की, प्रेसिडेंशियल अवार्ड्स कैसे कैसे क्या क्या होते हैं। तो इंडियन ऑनर सिस्टम की अगर बात करें तो सिविलियन अवार्ड अपन लोग देखते हैं होते हैं पहले तो, भारत रत्न, पद्म अवार्ड जैसे। फिर मिलिट्री अवार्ड्स आते हैं, जिसमें मिलिट्री में वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स आते हैं, फिर वॉर टाइम डिस्टिंग्विश पीस अवार्ड आते हैं, फिर वॉर टाइम सर्विस अवार्ड्स आते हैं, फिर पीस टाइम डिस्टिंग्विश अवार्ड आते हैं। ऐसे अलग अलग अवार्ड्स भी होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि थर्ड नंबर पे वुमेन और चिल्ड्रंस के लिए जो अवार्ड्स होते हैं वो आते हैं। फोर्थ पे हम देखते हैं मेडिसिन अवार्ड्स भी दिए जाते हैं इंडियन ऑनर सिस्टम में। और फिर लिटरेचर के अवार्ड्स अलग से दिए जाते हैं। फिर स्पोर्ट्स और एडवेंचर के अवार्ड्स अलग होते हैं। सिनेमा के अवार्ड अलग होते हैं, सिनेमा और आर्ट्स के। और फिर जो पर्टिकुलर अवार्ड्स वगैरह होते हैं जो पुलिस वगैरह को दिए जाते हैं वो अलग अवार्ड्स होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग इंडियन ऑनर सिस्टम में अवार्ड्स हैं। उनमें से ही एक है जो हम देख रहे हैं मिलिट्री अवार्ड्स। अब मिलिट्री में जो वॉर टाइम अवार्ड्स होते हैं उनकी बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे बड़ा परमवीर है हमारे यहाँ, दूसरा महावीर, और तीसरा वीर चक्र। तो ये मिलिट्री अवार्ड्स में से ही एक वीर चक्र मिला है अभी अभिनंदन को। और पीस टाइम की बात करें तो पीस टाइम के भी 3 अवार्ड्स होते हैं, अशोक सबसे बड़ा, फिर कीर्ति चक्र, और फिर शौर्य चक्र। बाय द वे, एक समय था 1967 से पहले कि जब 1952 में इन अवार्ड्स को शुरू किया गया था, तो 67 से पहले सबका नाम ही, जितने भी पीस टाइम अवार्ड है उनका नाम अशोक 1, अशोक 2, अशोक 3 था। फिर बाद में 67 में इनका नाम बदल के अशोक, कीर्ति और शौर्य कर दिया गया था। और मैंने भी याद रखना, ये जितने भी अवार्ड्स होते हैं ये अवार्ड हैं, ये टाइटल नहीं है कि तुम अपने नाम में कीर्ति चक्र या वीर चक्र विजयी ये सब लगा लो। ये टाइटल नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं संविधान के आर्टिकल 18 के तहत यह मना किया जाता है कि केवल एजुकेशनल टाइटल्स जो होते हैं वो, और दूसरा जो मिलिट्री टाइटल्स होते हैं वो, उनके अलावा कोई भी टाइटल्स तुम ले नहीं सकते इंडिया में। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो एक बेसिकली डाटा आया है, ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट अभी लॉन्च हुई है, जिसमें ये बताया गया है कि जो ऑथोरिटेरिज्म है, टेररिज्म, वो और ज़्यादा बढ़ा है कोरोना के समय में, और कंट्रीज में डेमोक्रेसी कम हुई है। इवन तो हम देखते हैं 20+ ऐसी डेमोक्रेसीज हैं जो पिछले 1.5 साल में खत्म हो गई दुनिया में, और वहाँ पे ऑथोरिटेरियनिज्म आ गया है। और
अभी अगर बात की जाए ना, तो ब्राज़ील है, इंडिया है, हंगरी है, पोलैंड है और स्लोवेनिया है। मतलब इनमें इंडिया भी आता है, जो कि एकदम ऐसे डेड सॉलिडिटी पे डाली गई हैं कि इनमें भी किसी भी समय बहुत ही जल्दी, अगर जिस हिसाब से ये बढ़ रही हैं आगे, ऐसे ही बढ़ती नहीं तो इनमें भी डेमोक्रेसी बहुत ही जल्दी खत्म हो सकती है। और हम जानते हैं डेमोक्रेसी रेटिंग में भी हमारी रैंकिंग लगातार गिरती आ रही है। हम लोग पार्शियल इंडिपेंडेंट में आ ही चुके हैं, तो वो सब सीन है, उन्हीं वजह से हमारी यहाँ पे भी गिरी हुई है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है भाई ऑस्ट्रेलिया से, कि ऑस्ट्रेलिया ने, हम जानते हैं अभी फ्रांस के साथ में जो डील तोड़ी थी ऑकस बनने के बाद में सबमरीन की, न्यूक्लियर सबमरीन की, तो हाल ही में फ्रांस ने यूएस और यूके से मिलकर एक सबमरीन डील कर ली है, जिसमें 8 नेवल न्यूक्लियर पावर जो सबमरीन्स होती हैं वो ऑकस के लोगों को वो उपलब्ध करवाएगी। बाय द वे, अब इस डील से फ्रांस और ज़्यादा गुस्सा हो गया है, क्योंकि पहले तो उससे डील तोड़ी थी और यहाँ इतनी बड़ी डील कर ली है ऑस्ट्रेलिया ने। तो अब देखते हैं फ्रांस क्या करेगा। फ्रांस का कहना यह है कि हम ऑस्ट्रेलिया पर सैंक्शंस लगाएंगे, उनके लिए जल्दी फ्रांस में बिल भी आ सकते हैं। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है एनसीएलटी को लेके। हम जानते हैं नेशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल है। बेसिकली एनसीएलटी क्या होता है कि एक ट्रिब्यूनल है जिसमें तुम किसी भी कंपनी से रिलेटेड कोई भी शिकायत है जिसमें कोई फैसला दिया हुआ है, मान लो किसी कोर्ट, लेबर कोर्ट ने किसी ने कोई फैसला दे दिया, तो तुम इस ट्रिब्यूनल में जाके अपील कर सकते हो कि हाँ ये फैसला गलत दिया गया है, और उस पर तुम दोबारा से जांच करवा सकते हो। तो अभी हाल ही में हम लोग देखते हैं एक 200 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई थी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा मारुति सुजुकी पर। तो मारुति सुजुकी ने एनसीएलटी में किया था, अपील लगाई थी, तो एनसीएलटी ने उस अपील को मान लिया है कि हाँ जो सीसीआई ने किया था वो बिल्कुल सही किया था, और इस पे जो 200 करोड़ की जो है वो मारुति सुजुकी को देने पड़ेंगे। अब थोड़ी हम लोग बात कर लें एनसीएलटी की या सीसीआई की, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हम लोग देखते हैं 2003 में बनाया गया था। देवेंद्र हैं जो इसके पहले हेड थे, और अशोक गुप्ता है जो इस समय हेड है, और दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। वहीं हम लोग एनसीएलटी की बात करें तो नेशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल है। यह कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 410 के तहत बनाया गया था, और जितने भी ये कंपनी से रिलेटेड मुद्दे होते हैं, बैंकरप्सी हो गई या कंपनी से इलीगल चीज़ें हो गई, मतलब कोई इलीगल चीज़ों में कंपनी लिप्त है, इन सब चीज़ों की, और पूरी कंपनी का डाटा का देख रेख, ये सब चीज़ें, ये सब एनसीएलटी के द्वारा किया जाता है। इससे रिलेटेड मुद्दे सुने जाते हैं बेसिकली। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है इंटरनेट को लेकर। अभी हम लोगों ने देखा ना कि जियो आया था, तब से इंटरनेट चार्जेस बहुत कम हो गए थे। जियो ने तो आते ही 6 महीने फ्री दे दिया था। तो अभी हाल ही में हम देखते हैं रिलायंस के तकरीबन 2 करोड़ कस्टमर्स कम हो गए हैं पिछले 1 साल में, और वो 2 करोड़ कस्टमर एयरटेल की दूसरी तरफ बढ़ने भी लगे हैं। तो एयरटेल ने हाल ही में ये घोषणा कर दी है कि उसकी जो प्रॉब्लम चल रही है उन सबको देखते हुए एयरटेल अपने जो टैरिफ्स है उनको तकरीबन 25% बढ़ाने वाला है। और ट्रस्ट में ये 25% अगर एयरटेल ने बढ़ा दिया, अगले महीने तक एयरटेल बढ़ाने वाला है, तो ये जो 25% अगर एयरटेल बढ़ाता है तो बाकी सारी कंपनीज भी बढ़ा देंगी। तो अभी तकरीबन शायद 600 या 700 रुपये में 3 महीने का तुम्हें डेढ़ GB पर डे या 2 GB पर डे जो इंटरनेट मिलता है, वो तकरीबन बढ़ के 800-900 रुपये हो जाएगा अगले 1-2 महीने में। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लेके, कि आरबीआई ने अभी ये कहा है लोगों से। लोग क्या करते हैं, लोगों को बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी में बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस पता नहीं है। लोग अपने पैसे बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जमा करवा देते हैं। तो आरबीआई ने अभी साफ कहा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कभी अब आगे से अपने नाम में कभी बैंक नहीं लगा सकेंगी, और कोऑपरेटिव सोसाइटी में ज़्यादा पैसे लोग ना रखें, क्योंकि वो बैंक नहीं है। सीधी सी बात है, हम जानते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा था कि ये ऑटोनोमस बॉडी है और जो वॉलंटरली काम करती हैं, जो कुछ लोगों के द्वारा मिलकर बनाई गई हैं। हम जानते हैं कि 97th अमेंडमेंट 2011 में इसको संविधान के आर्टिकल नंबर 43B में भी जोड़ दिया गया था। वहीं हम जानते हैं कि अगर हिस्ट्री में जाए तो जमींदार जब लोगों को हरेसमेंट करते थे, जमींदार क्या है, लोगों को कितने लोग मांगे पैसे दे देते थे, और बाद में उनकी जमीनें हड़प लेते थे, और पैसे वो इस रेट पे ही पैसे देते थे कि लोगों ने वापस नहीं दे पाएंगे। सीधी सी बात है। तो इन सबको टैकल करने के लिए लोगों ने आपस में मिलके कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई थी। इसमें क्या है, सब लोग मिलके पैसे डालते थे एक जगह पे, मान लो गुल्ला के सब लोगों ने मिलकर पैसे डाले, जिसे जरूरत है वो उसमें से निकाल लेता था और उसमें वापस डाल देता था विथ इंटरेस्ट, तो वो और लोगों के लिए फायदा होता रहता था। तो अब हम देखते हैं कि 1958 में जो 5 ईयर प्लान आया था उसमें भी इसकी बहुत जिक्र रहा था, उसमें भी इस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को और ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था, अच्छा काम किया था। और 1984 में हम लोग देखते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट भी आ जाता है इंडिया में। तो बेसिकली ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ लगातार इंडिया में अच्छा काम करती चले आई हैं और बढ़ी हैं, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक नहीं है कभी भी, तो उसको एक बैंक की तरह नहीं देखा जा सकता कि तुम उसमें जाके अपने पैसे जो लोग जमा करवा रहे हैं वो जमा करवाने लगे। तो इसके लिए आरबीआई ने कहा है कि वो नए रेगुलेशंस लेके आएगी। अब कब लेके आती है ये देखने वाली बात होगी। एक नेक्स्ट न्यूज़ है,
वो भी आरबीआई से ही आई है कि आरबीआई ने जो पीएमसी है, हम जानते हैं जो पंजाब और महाराष्ट्र कॉरपोरेशन बैंक है, वो कुछ दिनों पहले उसका न्यूज़ में बहुत चला था जब वो बैंक में पैसे सीज कर दिए थे आरबीआई ने। और उसके बाद में जो यूएसएफबी बैंक है, कि उसका नाम है यूनियन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन दोनों बैंक को, पीएमसी और यूएसएफबी, इन दोनों बैंक को मिलाया जा रहा है, सबमर्ज किया जा रहा है, और इसके लिए एक ड्राफ्ट लाया गया है आरबीआई के द्वारा, और कहा यह जा रहा है कि जल्दी, जहां तक है शायद बजट में इन दोनों बैंकों को मिला दिया जाएगा। देखते हैं क्या होता है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है मुश्ताक अली ट्रॉफी को लेके। तो तमिलनाडु ने हाल ही में मुश्ताक अली ट्रॉफी जीत ली है, और बेस्ट स्कोरर की बात करें तो यहाँ पे शाहरुख खान है जो बेस्ट स्कोरर रहे हैं तमिलनाडु की तरफ से, और कर्नाटक रनर अप रहा है मुश्ताक अली में। और बेसिकली अगर बात की जाए ना, तो मुश्ताक अली ट्रॉफी में यही दोनों लोग हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु, यही लोग ज़्यादातर जीतते चले आए हैं। और अगर बेस्ट कहा जाए ना कि दोनों लोगों में अच्छी टक्कर होती है तो इन्हीं दोनों टीमों में होती है। और फिर हम जानते हैं मुश्ताक अली 2006 से इसको शुरू किया गया था, क्रिकेट की ट्रॉफी है, और 36 टीमें हैं जो इसमें भाग लेते हैं, सॉरी 38 टीमें हैं जो इसमें भाग लेती हैं अलग अलग राज्यों की। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है बिग बैश लीग ऑस्ट्रेलिया को लेके, कि हम जानते हैं बिग बैश लीग महिलाओं की भी होती है ऑस्ट्रेलिया में, और हम जब टॉप 10 लीग्स की बात करते हैं ना इंटरनेशनली, तो उसमें आईपीएल भी आती है, बिग बैश लीग भी आती है। तो इसमें क्या हुआ, अभी जो T20 स्किपर है इंडिया की जिनका नाम है हरमनप्रीत कौर, अभी बिग बैश लीग ऑस्ट्रेलिया की महिलाओं की खत्म हुई है, तो उसमें टीम ऑफ द टूर्नामेंट बनाई जाती है खत्म होने के बाद, कि हाँ इन लोगों ने बहुत अच्छा प्ले किया है। तो पहली बार कोई भारतीय महिला उस टीम ऑफ द टूर्नामेंट में आई है जिनका नाम है हरमनप्रीत कौर। और बिग बैश लीग की बात करें तो 2001 से इसको शुरू कर दिया गया था बेसिकली, और 2011 से इसको और रेगुलेट किया गया था। 2001 से बहुत छोटी चल रही थी केवल ऑस्ट्रेलिया में, बाद में लोगों के लिए भी खोल दिया गया था। और अगर अभी तक बात की जाए तो जो सिडनी सिक्सर्स हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा बार बिग बैश लीग जीती है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है कोवैक्सीन को लेकर। कोवैक्सीन ने हाल ही में अप्रूवल दे दिया गया है यूके में, मतलब जो यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम में हम देखते हैं कि कोवैक्सीन को अभी तक अप्रूवल नहीं मिला था, बट हाल ही में उसको भी अप्रूवल दे दिया गया है। तो अब जो ट्रैवलर्स वगैरह हैं उनको जाके वहाँ पे क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है नासा के डार्ट मिशन को लेके, DART। अब डार्ट मिशन क्या है नासा का, देखो हम जानते हैं कि एस्ट्रॉयड था एक समय पे पृथ्वी पर गिरा था, जिस वजह से पूरे के पूरी डायनासोर इवैक्यूएट हो गए थे पृथ्वी से। तो नासा ने डार्ट मिशन के तहत ऐसे मिसाइल्स और ये चीज़ें बना रही है जिस वजह से अगर फ्यूचर में कोई एस्ट्रॉयड आता है तो उस एस्ट्रॉयड को डाइवर्ट किया जा सके। तो हाल ही में नासा ने ये तय किया है कि एक एस्ट्रॉयड उन लोगों ने मॉनिटर किया है जिस पे उन लोगों ने अपनी डार्ट मिसाइल्स वगैरह ये सब तैयार कर लिए हैं, तो उनका परीक्षण करने वाला है नासा जल्दी ही। तो दैट्स ऑल न्यूज़ में था, तो जानना जरूरी हो जाता है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है टाटा ग्रुप के खिलाफ, कि टाटा ग्रुप अभी जमशेदपुर में जो वो चल रहा ना टाटा का, हम देखते हैं प्लांट है, उस पूरे प्लांट को, उसका जो हेड ऑफिस है जमशेदपुर प्लांट का जो हेड ऑफिस है, उसको टाटा ग्रुप कहाँ पे भेजने वाला है, झारखंड से हटा के और पुणे में शिफ्ट करने वाला है। इस वजह से वहाँ पे चल रहे हैं प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा जमशेदपुर में, अब इनके झारखंड में बेसिकली जमशेदपुर में। अब ये प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि झारखंड ने ऐसे लॉस बना दिए हैं कि वहाँ पे तुम्हें लोकल लोगों को ज़्यादा जॉब देनी पड़ती है, 70-80%। तो ये वो नहीं चाहते कि हेडक्वार्टर में ऐसा हो, क्योंकि हेडक्वार्टर में स्किल्ड लोग चाहिए जो है ही नहीं है वहाँ पे। तो उस वजह से उन लोगों ने अपने हेडक्वार्टर को शिफ्ट करने का फैसला लिया है पुणे में, जिसको लेकर टाटा के जो हम देखते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी लोग हैं, वो लोग भी इन लोगों के साथ में आके मिल गए हैं। तो काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहे हैं टाटा के खिलाफ। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है फरीदा जो काहलो है, उनकी जो पेंटिंग है डिएगो करके, उसको फरीदा काहलो बाद में बात की जाए तो ये मेक्सिको से हैं, मैक्सिकन पेंटर आर्टिस्ट हैं, और इन्होंने 6 साल से पेंटिंग बनाना शुरू की गई थी, और 6 साल में इनको बाद में पोलियो हो गया था, चल नहीं पाती हैं, बट पेंटिंग इनकी बहुत फेमस है। और अभी इनकी एक पेंटिंग है डिएगो करके जो तकरीबन $34.9 मिलियन में तकरीबन बिची है, ऑक्शन हुआ है इनका। तो बस हमें डिएगो क्या है हमें जानना जरूरी हो जाता है, और जो फरीदा काहलो हैं ये कौन है ये जानना जरूरी हो जाता है। तो ये पेंटर है और ये इनकी पेंटिंग है, दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है अभी जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होने वाली है, हम देखते हैं G7 के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होने वाली है। तो वो मीटिंग लिवरपूल यूनाइटेड किंगडम में होने वाली है दिसंबर में। और लिवरपूल में किस लिए रखी जा रही है, क्योंकि आइकॉनिक हेरिटेज सिटी है और बहुत ज़्यादा उसका हेरिटेज महत्व है। तो इस वजह से जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं G7 की, उन सब की मीटिंग होगी वहाँ पे। अब देखते हैं मीटिंग में क्या निकल के आता है, वो उस समय ही हम लोग डिस्कस करेंगे। एक नेक्स्ट न्यूज़ है
जो आई है मून को लेके, कि जो चंद्रमा है ना, चंद्रमा की टॉप लेयर रिगोलिथ कही जाती है बाय द वे। तो चंद्रमा के ऊपर की जो क्रस्ट है उसमें तकरीबन इतना ऑक्सीजन है, ये नई खोज में पता पड़ा है, कि पृथ्वी पे रहने वाले 8 बिलियन लोगों को तकरीबन 1 लाख साल तक ऑक्सीजन मिल सकता है। तो बेसिकली इसमें ये कहा गया है कि अगर चंद्रमा की जो क्रस्ट है उसको ऑक्सीजन को हम लोग सही तरीके से एक्सट्रैक्ट कर लें तो आने वाले समय में हम लोग चंद्रमा पे भी बस्तियां बसा सकेंगे। तो ये एक नई रिसर्च आई है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है वर्ल्ड फिशरीज डे को लेके, कि हम लोग जानते हैं कल वर्ल्ड फिशरीज डे भी था। तो आंध्र प्रदेश को वर्ल्ड फिशरीज डे पे बेस्ट मरीन स्टेट का अवार्ड मिला है केंद्र के द्वारा। और वहीं बेस्ट फिशरीज हम लोग डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो उसका अवार्ड मिला है बालासोर उड़ीसा को। और पीएम मत्स्य योजना के तहत ये अवार्ड दिए जाते हैं। हम लोग जानते हैं PMMSSY, पीएम मत्स्य संपदा योजना जिसको कहा जाता है। और 2000 तकरीबन 20,050 करोड़ से ये योजना चलाई जा रही है, जो मई 2020 से शुरू हुई थी। और बाय द वे एक न्यूज़ और है कि कल ही वर्ल्ड टेलीविजन डे भी था, 21 नवंबर को ही। तो वर्ल्ड टेलीविजन डे हम लोग जानते हैं, वर्ल्ड टेलीविजन फोरम बनाया गया था 1986 में 21 नवंबर को। तो इसीलिए हम लोग 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविजन डे भी बनाते हैं। तो और आज के अगर पेपर में कहा जाए तो ना इंडियन एक्सप्रेस में ना द हिंदू में किसी में भी ऐसा कोई एडिटोरियल नहीं था जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी हो। तो दैट्स ऑल। आज अगर बात करें 23 नवंबर की तो यही करंट था जो हमारे एग्जाम में जानने के लिए जरूरी था। दैट्स ऑल।